लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती। तो अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 6 और इस वक्त पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ने के लिए स्क्रीन के सामने बैठ जाना, ये भी बहुत बड़ी कोशिश है। और जहाँ कोशिश है ना भाई, वहाँ जय जयकार होने से कोई नहीं रोक सकता। सो गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा नाम है अंकिता ठाकुर और रोज की तरह हम फिर से करने जा रहे हैं आज के दिन में जो घटनाएं जो घटित हुई हैं उसके टॉप 10 एमसीक्यूज को, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि जो 34वां सरस्वती सम्मान है उसे 2024 का वो किसको दिया जाएगा? I mean, who will be awarded with the 34th सरस्वती सम्मान 2024? ठीक है, तो देखिए पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो सम्मान है ना, सरस्वती सम्मान, ये होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए ये जो है ना सरस्वती सम्मान, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो 22 लैंग्वेजेज है ना, 22 जो लिटरेरी लैंग्वेजेज है, इसमें से किसी में भी अगर किसी को जो प्रखंड जो विद्वता होती है, जो कोई अच्छा कुछ करे, कुछ स्पेसिफिकेशन हो, तो उसको ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, 22 लैंग्वेजेज में। उसके बाद दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये देता है के बिरला फाउंडेशन, जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है ये दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहली बार किसको दिया गया, तो पहली बार 1991 में ये हरिवंश राय बच्चन जी को, जो अमिताभ बच्चन के पापा हैं, सब लोग भाई जानते ही होंगे, हरिवंश राय बच्चन जी को ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का आपका लिटरेरी अवार्ड है। अब जो ये देखिए जो 34वां सरस्वती सम्मान है ना, ये अभी अनाउंस्ड हुआ है, अभी इसको दिया नहीं गया है। तो ये दिया जाएगा किसको? जो महामहोपाध्याय साधु जो भद्रेश दास जी हैं, उनको ये जो है अवार्ड वो दिया जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे हम 34वां की बात कर रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि भाई 33वां किसको दिया गया था। तो 33वां जो है ना, जो 33rd है, यानी कि जो 33वां है, वो दिया गया था प्रभा वर्मा जी को। प्रभा वर्मा जी जो है वो मलयालम की एक लेखिका है, जो कि मलयालम लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था, तो उनको जो है वो 33वां दिया गया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? इसका हो गया सी। अब आइए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को हाल में ही जीआई टैग दिया गया है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, यानी कि सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग वाज रिसेंटली गिवन द जीआई टैग, इट इज एसोसिएटेड विथ द विच स्टेट? ओके, तो पहले जान लीजिए कि भाई सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है ना, वो न्यूज में है। ठीक है, न्यूज में है, क्यों? क्योंकि जीआई टैग मिला है। तो ये है क्या? ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले ये तो जानेंगे ना कि भाई वो है क्या। तो ये क्या है कि बेसिकली इसका आंसर अगर आप चले जान लीजिए, गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात में क्या हो गया कि गुजरात के अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद के पास एक जमालपुर नाम का जगह है, वहाँ पे एक छिपिया नाम की जो है कम्युनिटी रहती है। तो वो कम्युनिटी क्या है, जो एक पेंटिंग वगैरह बनाती है, प्रिंटिंग का बेसिकली काम करती है। ठीक है, तो ब्लॉक प्रिंटिंग है एक तरीके का। वहाँ पे क्या होता है कि जो साड़ी हो गया या फिर आपको धोती हो गया, चुन्नी हो गया, जिसको दुपट्टा कहते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे एक ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये कम्युनिटी बनाती है और इसी का नाम है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ठीक है, जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है, बिल्कुल फूलदार डिजाइन तरीके से होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या है कि गुजरात में लगभग 300 सालों से ये जो प्रिंटिंग है इसका ट्रेडिशन चलता आ रहा था। ठीक है, तो इसको फिलहाल में क्या किया गया है कि आपको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अब देखिए जीआई टैग की बात आई तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो आखिर जीआई टैग है क्या, इसे क्यों दिया जाता है? तो देखिए किसी भी एरिया का, किसी भी जो भौगोलिक एरिया है, वहाँ पे जो कोई चीज़ ऐसा हो जो उसके स्पेसिफिकेशन हो, उसकी स्पेशलिटी हो, जो उस एरिया से जुड़ा हो, तो उसको क्या होता है कि जीआई टैग दिया जाता है। क्या हुआ था कि 1999 में पहली बार, आपको क्या हुआ था कि 1999 में एक एक्ट आया था, ठीक है, जिसका नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ था कि भारत में जीआई टैग का प्रावधान को लाया गया और पहली बार 2004 में क्या हुआ कि जो दार्जिलिंग टी है,
जो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको क्या है कि भारत में जीआई टैग जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो पहली बार किसको दिया गया? दार्जिलिंग टी को। और लाया कब गया? आपको 1999 में। इतना क्लियर है? अभी की बात करें, देखिए जीआई टैग जो है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई भी चीज़ें जब जीआई टैग वगैरह न्यूज़ में आती है तो मेक श्योर कीजिएगा कि इसको आप जरूर ही कर लें। ठीक है, आगे चल के बाकी जब भी मैं करंट अफेयर कराऊंगी तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई जनवरी में आया तो पीछे 2-3 महीने जो मिले होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ कवर कराते चलूंगी। और इस तरीके से क्या है कि हम पूरे साल का जो चीज़ें हैं वो कवर करते चलेंगे, तो छूटेगा नहीं, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। बट याद करना तो भाई आप ही की जिम्मेवारी है ना, हम तो यहाँ पे कवर ही करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए, ये हो गया आपका 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका जो आंसर हो गया आपको क्या हो गया कि गुजरात हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? विच ऑपरेशन इज इनिशिएटेड बाय द इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग द रिलैक्सेशन और रिलीफ इन द म्यांमार। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। हुआ क्या है कि म्यांमार में हाल में ही क्या हुआ है कि एक भूकंप आया है जिसकी इंटेंसिटी की अब बात करें तो 7.7 था। और इसकी इंटेंसिटी इतना ज़्यादा थी कि ये क्या हुआ, आपको म्यांमार से लेके कहाँ तक, ये आपका थाईलैंड तक ये फैल गया, थाईलैंड तक फैल गया। और फिर क्या हुआ कि थाईलैंड में इसके कारण क्या हुआ कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल का घोषणा किया गया। किसने किया था? तो थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आपातकाल का घोषणा किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हुआ क्या है कि भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया इसको रिलीफ पहुंचाने के लिए। और इस वक्त भारत ने लगभग 15 टन से ज़्यादा चीज़ों को भेजा है म्यांमार में, जिसमें आपको क्या क्या हो सकते हैं। तो जिसमें आपको टेंट भेजा गया है, जो आपको खाने पीने की जो सामान होती है वो भेजा गया है, कुछ कपड़े भेजे गए हैं, ब्लैंकेट भेजे गए हैं, मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है किसके द्वारा? भारत के द्वारा म्यांमार में भेजा गया है। ठीक है, देखिए जब सॉफ्ट पावर की बात आती है ना तो कभी भी भारत का आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा स्टांस रहता है। जैसे मान लीजिए यूएसए वगैरह भी है, उनका भी बहुत सॉफ्ट पावर है, लेकिन उनका जो सॉफ्ट पावर वो क्यों है? वो देखते हैं कि जहां उनको प्रॉफिट है वहां पे वो सॉफ्ट पावर क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हमारी बात है ना भारत की, तो भाई हम लोग इतना नहीं सोच पाते, हम लोग इतना दिमागदार नहीं है, हम चलते हैं दिल से। और जब हम दिल से चलते हैं तो क्या होता है कि सॉफ्ट पावर से बनाने पर फोकस नहीं करते हैं, वो जेन्युइनली हमारी तरफ से एक असिस्टेंस होता है। ठीक है, उसी तरीके की अगर आप ऑपरेशन की बात करेंगे तो आप हाल में ही देखिएगा कि एक हुआ था आपका ऑपरेशन दोस्त, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज में था ऑपरेशन दोस्त करके। ठीक है, ये क्या था? तो ऑपरेशन दोस्त में जो इंडिया है ना, वो तुर्की में बहुत ज़्यादा भूकंप आई थी, टर्की में बहुत ज़्यादा भूकंप आई थी, टर्की और सीरिया वाले पार्ट में भी था। तो वहाँ पे इंडिया ने एक रिलीफ असिस्टेंस के लिए जो ये भी जो बेसिक चीज़ें होती है, मेडिसिन, खाने पीने की चीज़ें भेजा था। तो क्या तो तुर्की से हमारा दोस्ती है? टर्की तो भाई हमारा दोस्त भी नहीं है, वो तो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करके हमारे अगेंस्ट में खड़ा रहता है, बट फिर भी हमने भेजा ना। तो हम लोग ना उतना दिमाग से नहीं सोच पाते, भाई हमें किसी को भेजना है तो हम भेजेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑपरेशन दोस्त, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एवरग्रीन ये सब चीज़ें क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद और आप याद कर लीजिए ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ था कि अफगानिस्तान में जब प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो उस समय इंडिया ने जो इंडियन सिटीजन्स है उसको वहाँ से निकालने के लिए ये जो है अपना ऑपरेशन देवी शक्ति, इसको लॉन्च किया था। देखिए इंडिया का ना मतलब हम दूसरे को तो हेल्प करते ही हैं भाई, बट इंडिया आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है ना, जब उनके सिटीजन कहीं और फंसते हैं, उनको लगता है कि भाई बहुत खतरा है तो छोड़ देते हैं, भाई जाने दो, 2-4-5 लोगों से हम क्या ही कर लेंगे। बट इंडिया की बहुत बड़ी खासियत है भाई, अपने लोगों को छोड़ता नहीं यार, कहीं भी है ना तो उसको हम लेके आएंगे। और बहुत रिस्की ऑपरेशंस इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने किया है अपने जो लोग हैं, अपने जो सिटीजन्स है उसको बचाने के लिए। सो दिस इज़ वेरी अप्रिशिएबल व्हेन इट कम्स टू द इंडियन डिफेंस सिस्टम। उसके बाद आप देखिए देवी शक्ति के अलावा एक और जो आप इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए, ऑपरेशन गंगा, ये भी आपको याद होगा। ये ऑपरेशन गंगा कब हुआ था? तो जब रूस यूक्रेन में, ठीक है, रसिया यूक्रेन में जब वॉर चल रहा था तो
उस समय यूक्रेन से निकालने के लिए, जो इंडियन सिटीजन्स थे उसको निकालने के लिए जो ये ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था। याद होगा आपको कैसे हुआ था कि जो यूक्रेन से सटे हुए बाउंड्री में जो 4 देश है, जो पोलैंड वगैरह आपको लगते हैं, वहाँ पे यहाँ से 4 राजनायक गए थे, हमारे पॉलिटिशियंस गए थे, और वो जाके क्या करते हैं कि उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके बॉर्डर्स के थ्रू क्या होता है कि इंडियन सिटीजन्स को निकाला जाता है, और फिर जाके हम उसको ऑपरेशन गंगा के थ्रू बाई फ्लाइट क्या है हम इंडिया में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये भी का बहुत आपको इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपको ऑपरेशन ब्रह्मा, इसका जो हो गया आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कहता है कि द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक जो नवीनतम पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। देखिए ये जो संजीव चोपड़ा जी है ना, संजीव चोपड़ा जी जो कि एक फॉर्मर IAS ऑफिसर रहे हैं और अभी करंट में अगर बात करें तो रिटायर हो गए हैं, और बहुत ही एक जो होता है ना कि प्रमुख लेखक के रूप में उभर के ये आ रहे हैं। तो उन्होंने ही ये लाल बहादुर शास्त्री पे एक बुक लिखा है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की जो राजनीतिक जीवन रही है, जो उन्होंने प्रशासनिक चीज़ों में जो कंट्रीब्यूट किया है, जो उनकी इवन उनकी जो आम जिंदगी रही है, उन्होंने कैसे जो डिप्लोमेसी वगैरह में कंट्रीब्यूट किया है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके उन्होंने ये इस बुक को लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लिखा है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम की जब बात आती है ना, तो बुक वाला जो सेक्शन होता है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। और रिसेंट में जो भी बुक्स लॉन्चेज होते हैं उसमें से आप देखेंगे कि एग्जाम में हमारे BPSC में एक ना एक क्वेश्चन जो होता है जरूर होता है, लेकिन बुक वाला जो सेक्शन है ना, आपको लास्ट मोमेंट में याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ कि मान लीजिए कि हर एक मंथ में एक ना एक जो है आपका बुक वाला जो क्वेश्चन है वो न्यूज़ में रहता ही है, तो जब भी एक आया ना तो साथ में एडिशनल हम 1, 2, 3 और भी याद करते चले जाएंगे। उस तरीके से क्या होगा कि हर मंथ में 3-4 इंपॉर्टेंट बुक कवर करेंगे, और लास्ट के जाके जो भी 35-36 मुश्किल से बुक्स होता है इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें हम याद कर लेंगे। तो अभी देखिए इसका याद हो गया ना, इसका हो गया संजीव चोपड़ा। 2 और बुक्स हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कर लेते हैं, एक बुक आया है आपको अभी, द रेनेसा, ये होता है रेनेसा, आप लोग इसको पढ़ते हुए रेनेसांस, तो जो भी पढ़ लीजिए, लेकिन होता है रेनेसा, NCE जो होता है वो साइलेंट होता है। द रेनेसा, इसका नाम हो जाएगा सॉरी इसका नाम हो जाएगा इंडियन रेनेसा। ठीक है, इंडियन रेनेसा, द मोदी PM मोदीज डिकेड, थोड़ा सा बड़ा नाम है, याद कर लीजिएगा। तो ये जो बुक है ना, ये लिखा गया आपको किसके द्वारा, तो डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित जो है, डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित के द्वारा ये जो बुक है वो लिखा गया, ऐश्वर्य पंडित के द्वारा। ठीक है, तो ये एक बुक हो गया जो अभी आप याद कर लेंगे। उसके अलावा एक और बुक आप याद कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका, एक बुक आया है आपका जो लिखा है तलवार साहब ने लिखा है, इसका नाम हो जाएगा आपका, ये बुक, इसका नाम मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है, चलिए मैं आपको इसको नेक्स्ट बार में कवर कर लूँगी। ठीक है, तो एक बुक फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए। अब आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है, यह किस खेल से एसोसिएटेड है। ठीक है, यानी कि वंदना कटारिया हु इज रिसेंटली अनाउंस्ड फॉर द रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स हु इज एसोसिएटेड विद द विच स्पोर्ट्स ऑफ गेम। ठीक है, तो देखिए हम वंदना कटारिया जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात आती है ना जब हॉकी की, ठीक है, बात जब आती है हॉकी की, तो वंदना कटारिया इंडियन हॉकी टीम की एक ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल हॉकी मैचेस को खेले हैं। ठीक है, इन्होंने अपने 15 साल के करियर में, इन्होंने अपने 15 साल के करियर में लगभग 320 मैचेस खेले हैं, 320 मैचेस इंडिया के लिए खेले हैं, जिनमें इन्होंने, इनकी उपलब्धि बहुत बड़ी है, इन्होंने लगभग 158 गोल किए हैं, 158 गोल किए हैं इन्होंने। और अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया है कि जो वंदना कटारिया रही है एक बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हॉकी खेलते हैं बट वो मेडियोकर बन के रह गए, उस हाइट पे नहीं जा पाए, बट इन्होंने बहुत ही ये हाइट पे गई हैं और इतने सारे इन्होंने गोल्स किया है। साथ में ही ये इंडिया की जो सबसे ज़्यादा जो करने वाली ये महिला बन गई हैं।